महिला सम्मान बचत पत्र या महिला सम्मान सेविंग स्कीम बजट 2023 में महिलाओं के लिए जो स्कीम के बारे में सबसे ज्यादा बात हुई, सबसे ज्यादा चर्चा हुई, यह वही है। इस स्कीम के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5% का तय ब्याज मिलेगा 2 साल तक, यानी मार्च 2025 तक। मतलब अगर कोई महिला 2 लाख रुपए खाते में सेव करती है तो 2 साल बाद उसे 2,30,000 रुपए मिलेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को एलोकेट हुए फंड्स में भी इस बार 267 करोड़ रुपए का इस बार इंक्रीमेंट रहा। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित मिशन शक्ति योजना के लिए इस साल 3,144 करोड़ रुपए अलग कर दिए गए हैं। पिछले साल 2,280 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए थे। 2022 में दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की गई थी। मकसद गरीब नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। उसके तहत काम करने वाली 81 लाख ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में सरकार मदद करेगी। इस बार बजट में महिलाओं को क्या कुछ मिला है, ये तो हो गया उसका लेखा जोखा। भारत की महिलाओं के लिए क्या ये पर्याप्त है या क्या वो सरकार से और बेहतर चीजें चाहती हैं, उनका ढंग से इम्प्लीमेंटेशन चाहती हैं? इन सब पर तो विस्तार से हम चर्चा करेंगे ही, पर उससे पहले समझ लेते हैं भारत में महिलाओं की आर्थिक आज़ादी, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के क्या मायने हैं, उसका क्या स्टेटस है और क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज में से लेकर कुछ किया जा रहा है। भारत में महिलाएं आर्थिक तौर पर कितनी आज़ाद हैं, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर फरमाइए। LXME एक मुंबई बेस्ड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए। एक्सिस माई इंडिया के साथ मिलकर LXME ने महिलाओं के मनी मैनेजमेंट से जुड़ा एक सर्वे करवाया था। इस सर्वे के मुताबिक भारत में 33% महिलाएं अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करती हैं। 21 से 25 साल की एज ग्रुप की 40% महिलाएं ऐसा करती हैं। एक और ऑनलाइन वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कुवेरा के मुताबिक भारत में हर 5 इन्वेस्टर्स में से केवल एक महिला है। अगर बात करें अपने फाइनेंस मैनेज करने की, महिलाएं पुरुषों के मुकाबले काफी कम संख्या में ऐसा कर रही हैं। कुछ अन्य रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को उस उम्र तक पहुंचने में अधिक समय लगता है जब वे निवेश करना शुरू कर सकती हैं। बेशक हर व्यक्ति के लिए आर्थिक तौर पर आजाद होना जरूरी है, पर आर्थिक आजादी महिलाओं के लिए और ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि ना सिर्फ यह फाइनेंशियल बर्डन को कम करती है बल्कि बायसेस को तोड़ती है। सही मायनों में एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के निर्माण में सहायक होती है। सामाजिक स्तर पर सेंस ऑफ इक्वालिटी में विस्तार लाती है और इंडिविजुअल स्तर पर एक कॉन्फिडेंस बूस्टर के तौर पर भी काम करती है। मतलब आर्थिक तौर पर आज़ाद महिलाएं एक ऐसे चेन रिएक्शन की शुरुआत कर सकती हैं जो हर लेवल पर सुधार की एक उम्मीद लिए हुए है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है। आप देख रहे हैं ज़नाना रिपब्लिक, दी लंदन टॉप का महिलाओं से जुड़ा स्पेशल प्रोग्राम। मेरे साथ हैं इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर, मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति आपका ज़नाना के इस एपिसोड में। आज ज़नाना रिपब्लिक में हम 2 ज़रूरी मुद्दों पे बात करेंगे महिलाओं से जुड़े। पहले बात होगी बजट 2023 में महिलाओं के लिए क्या कुछ किया गया है, महिलाओं की एक्सपेक्टेशंस क्या थी और क्या कुछ उन्हें मिला। साथ ही बात होगी महिलाओं की आर्थिक आज़ादी पर भी, जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं टुकड़ों में। आज ज़रा विस्तार से उन तमाम विषयों को जानेंगे जो महिलाओं की आर्थिक आज़ादी को इम्पैक्ट करते हैं। शो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की एक स्टेटमेंट की। मदरहुड या मातृत्व को लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट अभी हाल फिलहाल में दिया था। विस्तार से आपको सब कुछ बताएंगे। शुरुआत पहले विषय से। प्रीति, इस हफ्ते बजट रिलीज हुआ, महिलाओं के लिए एक नई सेविंग्स स्कीम की उसमें घोषणा की गई। सबसे ज्यादा चर्चा इसी के बारे में है। पिछले बजट के मुकाबले इस बार बजट का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं से जुड़े मुद्दों के लिए गया, लेकिन क्या महिलाओं की जो उम्मीदें थीं बजट को लेकर, चाहे वो वुमेन द्वारा ओन्ड एंटरप्राइजेस, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें सब्सिडाइज्ड क्रेडिट्स को लेकर हो, या फिर जेंडर पे गैप कम करने को लेकर जो इंसेंटिव्स, फिस्कल इंसेंटिव्स की मांग चलती आ रही उन्हें लेकर हो, तो क्या सरकार का ये बजट आपके हिसाब से भारत की महिलाओं की उम्मीदों पर खरा उतरा है? और दूसरा, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट है नरेंद्र मोदी सरकार का। महिलाओं से जुड़ी चीजें हमेशा से चुनावी मुद्दे बनाती रही हैं। आधी आबादी भी है महिलाएं, बड़ा वोट परसेंटेज है। तो ऐसे में बजट 2023 को लेकर महिलाओं की एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में अगर अंतर है तो किस तरह से आने वाले चुनावों को इम्पैक्ट कर सकता है? दिवांशी, देखिए, मुझे बजट ना एक टाइम पर बहुत बड़ा एक इवेंट होता था। अगर आप देखें, मैं खुद अगर मतलब अपनी ही
जो हिस्ट्री है एज अ जर्नलिस्ट, मैं पीछे जाके देखूं तो 10 साल पहले तक एक बहुत बड़ा इवेंट होता था कि मतलब एक हफ्ते पहले तैयारी शुरू हो जाती थी, महिलाओं के लिए क्या, निचले वर्ग के लिए क्या, मिडिल क्लास के लिए क्या, शो पे शो होते थे, हम एक हफ्ते पहले से तैयारियां शुरू कर देते थे। पर पता नहीं कुछ ऐसा हो गया है कि बजट ना एक दिन तक सीमित रह गया है, और मुझे लगता नहीं है कि बजट पहले कहते थे जैसे हिला देता था, चुनाव बना देता एक था, बड़ा इवेंट हो जाता था, चुनाव बना देता था, माहौल क्रिएट कर देता था। वो आजकल मुझे नहीं लगता कि बजट एक वैसा इवेंट है। बहुत लोग इसको तो बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि कुछ मतलब वैसे आपकी आर्थिक स्थिति में क्या बदलता है, कुछ ज्यादा तो बदलता नहीं है ऊपर नीचे। तो इससे अगर जो महिलाओं से जुड़ी इस बार हम देखें, हाँ, जो एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है 2 साल तक, और उस पे जो इंटरेस्ट है आई थिंक 7.5% का इंटरेस्ट, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है, इन दैट वे चलिए बहुत बढ़िया है। पर मैं इसको ना चुनाव से जोड़ती हूँ, क्योंकि एक जो महिला वर्ग है वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक उभर के आया है। और अगर आप हर चुनाव देख लीजिए, मैं अगर पिछले 3 चुनाव में देख लूं, गुजरात को छोड़कर, क्योंकि गुजरात को थोड़ा मिक्स था कि महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, अभी तक आंकड़े इतने स्ट्रांग नहीं है, पर अगर आप यूपी का चुनाव देखें, बंगाल का चुनाव देखें, ये साफ आपको दर्शाता है कि महिलाओं ने एकजुट होकर एक जगह वोट किया है। और जो महिलाएं होती हैं वो यूजुअली, अगर हम ट्रेडिशनल सेफोलॉजी की नज़र से देखें, एक ऐसा वोट बैंक है, एक ऐसा वर्ग है जो ट्रेडिशनल जो बेंचमार्क्स होते हैं वो फॉलो नहीं करता। जैसे महिलाओं का वोट बैंक अगर कास्ट को ले लीजिए, जो बेसिकली मेल होते हैं कि अगर वो कास्ट पे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, महिलाओं का अलग वो होता है, महिलाओं का अलग वोट बैंक होता है। देखिए, अगर आप नीतीश को भी देख लीजिए, जब उन्होंने, चाहे उनकी वो प्रोहिबिशन जो स्कीम सही हुई गलत हुई, बिल्कुल नॉन इफेक्टिव हुई, कुछ किया ही नहीं उससे, पर जब नीतीश पावर में आए थे तो एक बहुत बड़ा तबका था महिलाओं का वोट, क्योंकि जब उन्होंने अनाउंस किया था कि प्रोहिबिशन, अल्कोहल का पाबंदी, तो महिलाओं ने जमकर उनको वोट किया था, उनका साथ दिया था। और अगर आप देखें तो मतलब 2019 का इलेक्शन, महिलाओं ने एक वोट बैंक है जो नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा हुआ था, महिलाओं का। यूपी इलेक्शन देख लीजिए, महिलाओं का वोट बहुत काम आया। पर और इसका अगर आप ऑपोजिशन की तरफ ही देख लें, वेस्ट बंगाल में महिलाओं के वोट ने ममता बनर्जी को जिताया था। अगर आप देखें कि जम के महिलाओं ने ममता बनर्जी को वोट किया था। अब मुझे लगता नहीं है कि इसमें बजट इतना काम आता है, पर जो और स्कीम्स जो अनाउंस होती हैं वो बहुत काम आती हैं। अगर आप देखिए, हर चुनाव के पहले ये शुरू किया था आम आदमी पार्टी ने, पर अब हर पॉलिटिकल पार्टी आप देख लीजिए इमिडिएटली, जैसे कर्नाटका अभी एक बड़ा चुनाव है, उसके पहले ऑफ कोर्स जो 3 चुनाव आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में वो अलग हैं, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के। पर कर्नाटक का जो चुनाव है, दोनों भाजपा ने और कांग्रेस ने पहले ही अपनी स्कीम अनाउंस कर दी है महिलाओं के लिए। पंजाब में अगर आप देखें, गुजरात में भी पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपनी स्कीम अनाउंस कर दी थी कि हम 2000 रुपए हर महिला को देंगे, जो मतलब हर एक महिला है जो उसको 2000 रुपए मिलेगा। कर्नाटका में अभी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कांग्रेस ने कि एक सम है, आई थिंक 2000 के करीब ही है, वो हर महिला को मिलेगा। ये स्कीम्स बहुत काम में आती हैं। जब गैस का मुद्दा छिड़ा था 2019 में, तब फ्री गैस जो योजना थी उसमें बहुत ये महिलाओं को बहुत मतलब उनसे जुड़ा था और बहुत महिलाओं ने सपोर्ट किया था। आप ये भी छोड़ दीजिए, अगर आप देखिए 2014 के बाद जो मुहिम छेड़ी थी नरेंद्र मोदी ने, और स्वच्छ भारत में जब सबके घर में शौचालय, बाहर शौच नहीं, महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी, तो गांव-गांव में महिलाओं ने जुटकर मोदी जी का साथ दिया था उस वक्त। जो स्कीम दिल्ली में बहुत सारी जो अरविंद केजरीवाल ने निकाली है, अगर देख लीजिए मुफ्त में बस राइड, जो पिंक वो है स्लिप है बस राइड की, तो वो सब बहुत काम करती हैं। मुझे नहीं लगता बजट महिलाएं देखती हैं चुनाव के प्रिज्म्स नजरिए से, पर स्कीम्स बहुत काम करती हैं महिलाओं के लिए, और उनको वो थोड़ा सा अलग है। तो इसमें अगर आप देखें फाइन प्रिंट में तो ज्यादा कुछ बदला नहीं है, जैसे पहले हालात थे वैसे ही हालात रहेंगे। पर जैसे जैसे चुनाव आएंगे, और ये चुनाव में अगर आप जब ये इंसेंटिव्स मिलते हैं और आपको वोट दिया जाता है, तो एक और अगर महिलाओं को आप रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ वोट बैंक, और आप बहुत क्लियर है, तो
ये बहुत एम्पावरिंग है फॉर वुमेन, क्योंकि ये बहुत आगे तक जाता है। और आप देखिएगा इसका इम्पैक्ट भी फिर एक रोल ओवर इम्पैक्ट होता है कि अभी शुरुआत है, पर अगर आप देखें एमएलसी के तौर पे जो चुनाव छोटे लेवल पे तौर होते हैं, मोस्टली महिलाएं उसमें ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे होती हैं, क्योंकि रिजर्वेशन भी है जी। तो इस मतलब मुझे लगता है कि ये एक रोल ओवर इफेक्ट है। ऑल राइट। प्रीति, भारत में महिलाओं की आर्थिक आज़ादी से जुड़े कुछ आंकड़े हमने अपने दर्शकों को एपिसोड की शुरुआत में बताए थे। भारत जैसी इतनी बड़ी इकॉनमी को बेहतर ढंग से चलाने के लिए आधी आबादी की आर्थिक आज़ादी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंक्रीज्ड वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन से लेकर बेहतर फाइनेंस मैनेजमेंट तक तमाम तरीकों से महिलाएं इस स्फीयर में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, कर भी रही हैं, लेकिन अभी भी अपने मेल काउंटर पार्ट से वो काफ़ी पीछे हैं। अभी भी बहुत सारे घरों में पैसों को लेकर जो डिसीजन होते हैं उनका अधिकार महिलाओं के पास नहीं है। और खासकर ऐसे तबकों में, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, अर्बन में तो अभी आया है बदलाव। आपके हिसाब से सिचुएशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है? और दूसरा, अभी हम जैसे पॉलिसीज और स्कीम्स की बात कर रहे थे, तो क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर की आर्थिक जो आज़ादी या सशक्तिकरण हो महिलाओं का, क्या गवर्नमेंट इन स्कीम्स पर या इन पॉलिसीज पर फोकस कर सकती है, या ये किस तरह से संभव हो सकता है? इसमें मुझे लगता है दो वर्ग हैं कि एक अगर हम बोलते हैं कि हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, और एक होता है कि हमको रिजर्वेशन चाहिए। एक बहुत फाइन लाइन है, और मैं इसमें थोड़ी स्प्लिट हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप कैसे आप एक घर में कर सकते हैं कि एक डायनामिक बदल दें कि जो महिला है उसको एम्पावर कर दें कि वो भी जो आर्थिक इन्वेस्टमेंट है, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है कि कहाँ पैसा स्पेंड करना है, वो उनके हाथ में आ जाए। आप कोई भी स्कीम ले आएं, ये एक सोशियो नैरेटिव है जो नहीं चेंज हो सकता कोई भी स्कीम से। ये जी हाँ, जो बदल सकता है आप दे रहे हैं। एक चीज़ बहुत बढ़िया वर्क करती है, टू गिव इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, टू गिव मनी इन देयर हैंड इमीडिएटली। जो आम आदमी पार्टी ने स्कीम शुरू की थी कि 2,000 रुपया आर्थिक मदद हर महीने महिलाओं को मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा क्लिक हुई है। वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी ने किया था, विधवाओं के लिए किया था, फिर स्टूडेंट्स के लिए किया था, वो बहुत क्लिक हुआ था। तो ये सब क्लिक होता है, पर वंस अगेन हाउ डू यू एम्पावर? आप जेंडर पे गैप कैसे कम करोगे? ये कोई स्कीम नहीं है, ये आपको एक शक्तिकरण एम्पावरमेंट की बात है, और ये आपको ग्रास रूट से करना पड़ेगा। और मैं फॉर सर्टन इंस्टीट्यूशंस मैं एक प्रोपोनेंट हूँ कि हाँ, महिलाओं को रिजर्वेशन देनी चाहिए, और तभी वो थोड़ा आगे बढ़ेंगी। क्योंकि अगर दलित समाज है उसके लिए रिजर्वेशन है, तो हम एक समाज ही हैं, और मतलब जो महिलाओं का समाज है वो भी बहुत पिछड़ा हुआ है। और मुझे लगता है अगर आप उनको रिजर्वेशन देंगे, जैसे ग्रामीण इलाकों में जॉब्स में जो जूनियर लेवल पे जॉब्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब्स होते हैं, अगर आप उनको दोगे तो आप उनको एम्पावर करोगे। क्योंकि अगर महिला 2 पैसे घर में लाएगी तो उस पे मतलब थोड़ा सा एक राइट बन जाता है कि अब मैं ये डिसीजन ले सकती हूँ। जी, आखिरी सवाल। मैंने शुरुआत में एक आंकड़ा दिया था कि हमारे देश में हर 5 इन्वेस्टर्स में से केवल 1 महिला होती है। और प्रीति, आज के टाइम में फाइनेंस मैनेजमेंट, जब हम आर्थिक आज़ादी की बात करते हैं, फाइनेंस लिटरेसी की बात करते हैं, और कितनी अवेयरनेस इन चीज़ों के प्रति होनी चाहिए, और उस मामले में जैसे और तमाम मामलों में धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है, अभी तक उस लेवल पर पहुँच नहीं पाए हैं। तो क्या करके हम इस फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ा भी सकते हैं? और जैसे तमाम स्कीम्स की भी बात नहीं करूंगी, तमाम मीडिया के थ्रू जो ये फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जैसे ग्रामीण इलाकों में भी वो पहुंचे, लेकिन फिर भी वही एक पैटर्न सेट नहीं हो पाता, एक तरीका फुलफिल नहीं हो पाता जिससे लोग इस चीज़ को सीरियसली भी ले। ये कितना ज़रूरी है? तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर यूटोपियन कॉन्सेप्ट हो, अगर आप जाएं तो देखिए, चलिए बजट में अनाउंस करना चाहिए था स्मॉल स्केल मीडियम इंडस्ट्रीज में महिलाओं को मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन्स आप दो, आप उनको इनकरेज करो, आप मतलब एक राशि डेजिग्नेट करो टू इनकरेज विमेन एंटरप्रेन्योर्स, के उनको आप दो। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, उनके पास आर्थिक मीन नहीं होते हैं, और ना लोन मिलता है तो बहुत हाई इंटरेस्ट पे मिलता है। तो आप ये सब कर सकते थे, पर ये नहीं, मतलब ये हैं भी 2-3 स्कीम्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर और स्टेट लेवल पर भी जब स्टेट बजट अनाउंस करता है उसमें भी होती हैं ईच स्टेट की। पर ये मोस्टली एक तो
आप बहुत सारी महिलाएं, उनको पता भी नहीं है कि ये उनके लिए है, ये कर सकती हैं। आपको पता है कि आपको कहाँ कहाँ रिबेट मिल सकता है एज अ वुमन? अभी जब अभी अब जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हो तो थोड़ा yes, पता चल रहा है। जब हम खुद अपने टैक्स के पेपर भर सकते हैं तो पता चलता है कि महिलाओं को थोड़ा इधर रिबेट है। तो मतलब इससे इस पे उसमें है, तो मतलब ये अलग बात है। पर मुझे यही लगता है कि आप इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, आपको ये करना पड़ेगा और ये धीरे धीरे होगा जैसे महिलाएं बाहर निकलेंगी। और मुझे ना ये जो रूरल और अर्बन में, बहुत लोग कहते हैं रूरल और अर्बन में हो रहा है, अर्बन में भी नहीं हो रहा है। मुझे लगता है एक्चुअली अर्बन में भी बहुत सारा एक तबका है। मैं और आप अर्बन नहीं है, मतलब यू डोंट मेक द अर्बन सोसाइटी। बहुत सारे और हाउस होल्ड्स हैं जहां पर मे बी रूरल में थोड़ी ज्यादा एम्पावर्ड हैं महिलाएं, पर यहाँ पर नहीं है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर बात आ रही थी कि कोई कितना सीखना चाहता है, तो उसमें रिजल्ट ये निकल कर आया था कि टियर 2 और टियर 3 की जो महिलाएं हैं वो ज्यादा आगे हैं कंपेयर टू टियर 1। तो वो आपकी बात मतलब थोड़ा मुझे इसमें, क्योंकि ना ये बहुत बहुत कंजर्वेटिव फैमिलीज भी होती हैं जो महिलाओं को कुछ नहीं करने देती हैं। उनको मतलब काम भी अगर वो करना चाहें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहें, वो भी कि हमारे घर में महिलाएं काम नहीं करती हैं, बहू बेटियां काम नहीं करती हैं। ये बहुत नॉर्मली ये एक नैरेटिव, सोशल नैरेटिव है। तो मैं किसी उसमें नहीं डाल सकते आप, हाँ मतलब आप ये कि रूरल में बेहतर है अर्बन में नहीं है, ये एक सोसाइटल माइंडसेट है जो मुझे नहीं लगता बहुत आसानी से बदलता है, पर बदलना चाहिए। क्योंकि एक वक्त था, अभी भी है, मतलब जब 10 साल पहले जब अगर महिला सरपंच होती थी, क्योंकि तभी भी आई थिंक परसेंटेज इंक्रीज हुई है धीरे धीरे, तो बोर्ड तो जो उनके हस्बैंड है उन्हीं का लगता था, पंचपति कहते हैं उनको गांव में, कि सरपंच के पति, पर वही सारा मतलब काम संभालते हैं। जो उनकी एक्चुअल सरपंच जो उनकी बीवी होती हैं वो घर में ही बैठी रहती हैं। पर अभी धीरे धीरे अगर आप एम्पावर करोगे, इट्स अ स्लो प्रोसेस, हो रहा है, बट येस यू नीड टू पुश इट फर्दर। एडवर्टाइजमेंट मुझे लगता है बहुत, एडवर्टाइजमेंट इन टर्म्स ऑफ टू एम्पावर वुमेन, उनको हर मतलब आप टू पुश देम टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर राइट्स आर, कि उनकी क्या राइट्स हैं, और टू मेक एन एटमॉस्फेयर व्हिच पुशेस इक्वालिटी। देखिए कोई स्टेटस को जो कहते हैं ना कि जैसा अब चल रहा है ना सबको पसंद आता है, बहुत मतलब कोई चेंज नहीं करना चाहता, ठीक चल रहा है क्यों बदलना चाहते हो। पर ये जो पुश आएगा, एक हाँ सरकार कर सकती है थ्रू कि आपकी ये राइट्स हैं, इक्वालिटी की तरफ जो आपका नैरेटिव बदल सकती हैं, पर ये जो पुश आएगा ये महिलाओं से ही आएगा। अभी तक आप देखें कोई भी पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं रहा है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं रही है, और ये मूवमेंट जो महिलाओं को एम्पावर किया है महिलाओं से ही आया है मोस्टली। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। अब चलते हैं आज के अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। इसी हफ्ते असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान सामने आया। उन्होंने माँ बनने की एक सही उम्र बताई, कहा कि माँ बनने की सही उम्र 22 से 30 साल होती है। बोले कि माँ बनने के लिए महिलाओं को बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, जैसे कि अब बहुत सी महिलाएं करने लगी हैं। उन्होंने कम उम्र में शादी और मातृत्व को रोकने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पर भी बात की। प्रीति, इस विषय पर बहुत डिबेट हमेशा होती है। ये बात मेडिकली सेड है कि हाँ, उम्र बढ़ने के साथ प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन मदरहुड केवल बायोलॉजिकल डिसीजन नहीं होता, ये मेंटल भी होता है, इमोशनल भी होता है, ये फाइनेंशियल भी होता है। पर हमारे यहाँ अमूमन इसे एक ही चश्मे से देखा जाता है, महिलाओं के लिए एक अल्टीमेट ट्रुथ के तौर पर इसे लिया जाता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए पता, मैं अभी मैं अभी अपना बुलेटिन लिख रही थी, तो मैं उस बुलेटिन में मैंने ये खबर पढ़ी और मैं हंसी के, भाई चलिए हेमंता बिस्वा शर्मा एडवाइस कर रहे हैं कि महिलाओं को कब बच्चे करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो महिलाएं 25 के ऊपर है उनको शादी कर लेनी चाहिए, कि जो नहीं शादीशुदा है शादी कर लेनी चाहिए। पर देखिए ओपिनियंस बहुत होते हैं और सब मतलब एवरीवन हैज़ एन ओपिनियन, तो ठीक है, उनका ये सोचना है, चीफ मिनिस्टर हैं, पोजीशन पर हैं, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए वो अलग बात है। पर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि इसी बयान से रिलेटेड हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम की सरकार है, अगर उनका यही बयान होता ना तो मैं बैठ के इसको बहुत क्रिटिक करती और बोलती कैसे बोल सकते हो आप, हर महिला का अपना वो होता है और आप कौन होते हैं, आपकी क्या एजेंसी है कि आप महिलाओं को बताएं, ये सब बोल सकती थी। पर मैं ये नहीं बोलूँगी, और मैं क्यों नहीं बोलूँगी, क्योंकि उनके इस बयान के साथ एक मुहिम छेड़ी है असम सरकार ने। और मुहिम भी नहीं है,
एक्चुअली क्रैकडाउन है ऑन चाइल्ड मैरिज, बाल बाल विवाह पे एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन है। और इसी चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जो भी अगर एक नाबालिग बच्ची की शादी हुई है और अगर वो माँ, और क्योंकि बहुत सारी असम में एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जहाँ पर जो अंडर एज मदर्स जिनका बाल विवाह हो जाता है वो माँ बन जाती हैं। और एक 16-15 साल की लड़की अगर माँ बनती है तो उसके मतलब आप ही मतलब इट इज तुम्ही मतलब हम खुद ही देख सकते हैं कि उस पर क्या बीती होगी, और बिकॉज वो खुद ही बच्ची है अभी। तो जो असम सरकार ने ये क्रैकडाउन किया है, क्योंकि ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये अगर ये एक आप पब्लिक मैसेज दे रहे हैं कि देखिए अगर आपने बाल विवाह की तरफ, आपकी चाहे लड़की हो या आप इसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो, आपको जेल जाना होगा, ये इलीगल नहीं, हम इस पे क्रैकडाउन कर रहे हैं। और एक हेल्पलाइन नंबर भी है जिस पे फोन कर सकते हैं, और ये एक्चुअल बकायदा क्रैकडाउन है। तो अगर ये सब होता है तो मुझे ये लगता है कि ये बढ़िया है फिर, क्योंकि ठीक है आपको बोलना है आपका इनपुट, ठीक है आप बोलिए, पर आप काम भी तो बढ़िया कर रहे हैं। ओके, सो ऑन दिस नोट बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति एक बार फिर से कि आप जनाना रिपब्लिक के इस एपिसोड में आई और हमने 2 विषयों पर विस्तार से चर्चा की। अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आखिर तक हमारे साथ बने रहें। अगले हफ्ते हम फिर से महिलाओं से जुड़े कुछ मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। जुड़े रहिए दी लंदन टॉप के साथ। शुक्रिया।